4th of December 2021, The Hindu editorial, The Corridors of Death. Elephants are victims of train collisions and electric fences in rising man animal conflicts. मृत्यु के गलियारे। एलिफेंट्स जो हैं वो शिकार हो रहे हैं ट्रेन के साथ लड़ने के, और जो बिजली के बाड़े हैं उनसे टकरा के, जैसे जैसे मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। The death of 5 elephants, 4 of them cows, caused by trains colliding with them, and all within a week, has again highlighted the gaps in efforts to reduce man animal conflicts in the country. 5 एलिफेंट्स की मृत्यु, जिनमें से 4 जो थे वो गाय थे। या तो ये कहना चाहते हैं कि 5 एनिमल्स की मृत्यु हुई है जिसमें 4 गाय थी, जो कि ट्रेन्स के द्वारा हुई हैं, उनसे लड़ने के वजह से, लड़ जाने की वजह से, और जो एक ही हफ्ते में हुई हैं। और इसने हाईलाइट किया है जो भी हमारी कोशिशें हो रही हैं मैन एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की, कम करने की गांव साइड में, उसको हाईलाइट किया है। On November 26, the first accident occurred near Madukkarai in Coimbatore district, Tamil Nadu, that has seen many an elephant death on the rail track stretch that extends up to Kanjikot, Kerala. नवंबर 26 को पहला एक्सीडेंट हुआ जो कि कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट के मधुकरई के पास हुआ, जो कि में हुआ जिस जगह ने, यानी मधुकरई ने बहुत देखी हैं बहुत से एलिफेंट डेथ एक रेलवे ट्रैक पे, जो कि फैला हुआ है कांजीकोड तक, केरला में। द सेकेंड एक्सीडेंट वॉज नियर जागी रोड इन असम्स मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट 4 days later. दूसरा एक्सीडेंट जो था वो 4 दिन बाद हुआ था असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में, जागी रोड के पास। बोथ एक्सीडेंट्स वर एट नाइट, और दोनों एक्सीडेंट रात में हुए थे। एलिफेंट डेथ्स इन रेलवे एक्सीडेंट्स आर नॉट न्यू इन इंडिया। रेलवे एक्सीडेंट्स में एलिफेंट्स का की मृत्यु इंडिया में नया नहीं है। A reply by the Project Elephant Division of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change in May to a set of RTI questions highlighted reasons other than natural causes having led to the killing of 1,160 elephants over 11 years, ending December 2020. 741 deaths were due to electrocution. Railway accidents accounted for 186 cases, poaching 169 and poisoning 64. एक जो जवाब दिया गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन के द्वारा, जो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की, उसका जो प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन है, उसने जो जवाब दिया है मई में, जो एक सेट ऑफ आरटीआई में राइट टू इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे, उस जवाब ने हाईलाइट किया उन कारणों को जो कि नेचुरल कारणों के अलावा हैं, जिनकी वजह से 1160 एलिफेंट्स की जान चली गई थी 11 साल में, दिसंबर 2020 तक। 741 जो मृत्यु थी वो बिजली से हुई थी, बिजली से मारे जाने के द्वारा हुई थी। और रेलवे एक्सीडेंट जो हुए थे उनकी वजह से 186 केस हुए थे, और हंटिंग की वजह से 169 केस हुए थे, और पॉइजनिंग की वजह से 64 केस हुए थे। The pattern of train accidents involving elephants has been studied by different stakeholders, including the railways, forest and wildlife department and activists, especially with regard to the Madukkarai stretch. जो ट्रेन एक्सीडेंट्स का पैटर्न है जिसमें एलिफेंट्स हैं शामिल होते हैं, उसको कई स्टेक होल्डर्स ने, कई दावेदारों ने स्टडी किया है, जिसमें कि रेलवेज ने भी किया है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और ने भी किया, और एक्टिविस्ट जो हैं सक्रिय कार्यकर्ता उन्होंने भी किया है। खासतौर पे जो मडुकरई स्ट्रेच है रेलवे लाइन का, उसके संबंध में।
That a greater number of casualties getting reported are in elephant passages has been confirmed by the CNAG in its latest compliance audit report on the Ministry of Railways. सीएजी ने अपनी जो लेटेस्ट कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट दी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बारे में, उसमें उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ज़्यादातर जो कैजुअलिटीज़ होती हैं अ, वो एलिफेंट पैसेजेस में होती हैं, यानी कि जहाँ जो रास्ते हैं जिनको जिस पे एलिफेंट्स नॉर्मली चलते हैं वो उनको एलिफेंट पैसेज कहा जाता है, तो उसी रास्ते में ये कैजुअलिटीज़ होती हैं. There are effective solutions in the case of two causes, electrocution and train hits. ट्रेन हिट और इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली से आहत होने का के बारे में जो मृत्यु होती है, उस पे इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं. इंस्टॉलिंग हैंगिंग सोलर पावर्ड फेंसेस as has been planned in Tamil Nadu and Kerala, and planting citronella and lemongrass as done in Golaghat district, Assam, to deter elephants are some of the large scale options. एक तो लटकते हुए सोलर पावर्ड फेंसेस इंस्टॉल करना, जो कि यानी बिजली से पावर्ड फेंसेस ना हो, वो जैसा कि प्लान किया गया तमिलनाडु और केरला में. और उसके अलावा सिट्रोनेला और लेमन ग्रास उगाना, जैसा गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, जिससे कि लेमन ग्रास और सिट्रोनेला जहाँ भी प्लांट होता है वो एलिफेंट वहाँ से दूर रहता है, तो जिससे एलिफेंट्स डिटर हो जाए, नहीं कि उस पर रुकावट हो जाए एक तरह की, कि वो वहाँ ना जाए. तो ये लार्ज स्केल ऑप्शंस हैं कुछ. Authorities should ensure that there are no illegal electric fences or barbed wire fences, which instead can be replaced with the solar powered ones. अथॉरिटीज़ को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी इलीगल बिजली वाले बाड़े ना हों या कटीले बाड़े ना हों, इसके बजाय सोलर पावर वाले होने चाहिए. Needless to say, the participation of local communities is crucial. और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये तो होना ही चाहिए कि कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जो स्थानीय कम्युनिटीज़ है उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. The critical role elephants play in biodiversity conservation must be highlighted, especially to those living in areas close to elephant corridors. एलिफेंट्स कितना क्रिटिकल रोल अदा करते हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में, के संरक्षण में, इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जो एलिफेंट कॉरिडोर्स के पास हैं. Environment Ministry and Ministry of Railways should also expedite proposals for elevated wildlife crossings or eco bridges and underpasses for the safe passage of animals. Environment Ministry और Ministry of Railways को भी ऐसे प्रस्तावों को तेज बढ़ाना चाहिए जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के क्रॉस करने के लिए ऊंचा रास्ता बनाया जाएगा या इको ब्रिज बनाया जाएगा और अंडरपास बनाए जाएंगे, नीचे से जाने वाला रास्ता, जिससे एनिमल्स का safe passage हो. A finding of the CNAG was that after the construction of underpasses and overpasses in areas under the jurisdiction of East Central and the Northeast Frontier Railways, there was no death reported. CAG ने भी फाइंडिंग दी है कि जब अंडरपास कंस्ट्रक्ट किए गए और ओवरपास कंस्ट्रक्ट किए गए उन एरियाज में जहाँ पे जो कि ईस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जुरिस्डिक्शन में एरियाज आते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो ये अंडरपास बनाने के और ओवरपास बनाने के बाद कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई. द अथॉरिटी शुड ऑल्सो एक्सपेडाइट other recommendations made by the CNAG, such as a periodic review of identification of elephant passages, more sensitization programs for railway staff, standardization of track signage, installation of an animal detection center, transmitter collars, and honeybee sound emitting vehicles devices near all identified elephant passages. अथॉरिटीज़ को तेज बढ़ाना चाहिए दूसरे जो संस्तुतियाँ की गई हैं CNAG के द्वारा, जैसे कि समय समय पे रिव्यू होना चाहिए कि भाई क्या एलिफेंट पैसेज का आइडेंटिफिकेशन हुआ है,
और और भी संवेदनशील प्रोग्राम होने चाहिए रेलवे स्टाफ को संवेदनशील बनाने के लिए। और ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर जो भी साइन बोर्ड लगाए जाते हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। और एनिमल डिटेक्शन सिस्टम का इंस्टॉलेशन होना चाहिए, जिसको कहते हैं ट्रांसमीटर कॉलर्स, तो जिससे एनिमल डिटेक्ट हो सकता है। और हनी बी की जो साउंड है, यानी कि मधुमक्खी की साउंड निकालने वाले डिवाइसेस, जो कि यंत्र जो कि हर आइडेंटिफाइड एलिफेंट पैसेज के पास लगे हों। Of the 29,964 elephants in India, nearly 14,580 are in the southern region, and the state governments concerned and the center need to find lasting solutions to the problems of man-animal conflicts. कुल मिला के जो हमारे यहाँ 29,964 एलिफेंट्स हैं, उसमें से करीब करीब 14,580 दक्षिण के क्षेत्र में हैं, और जो संबंधित स्टेट सरकारें हैं और जो सेंटर है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो लंबे अवधि के सॉल्यूशन ढूंढे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के प्रॉब्लम के विषय के ऊपर। Peak and petulance. The NIA's appeal against Sudha Bharadwaj's bail order reveals its bullheadedness. पीक एक ऐसी चिड़चिड़ापन की फीलिंग होती है, और पेटुलेंस भी एक तरह का एक गुस्से वाली फीलिंग है, जैसे कोई बच्चे की तरह गुस्सा करने लगता है। बच्चों को चॉकलेट ना दो, गुस्सा हो जाते हैं, पेटुलेंट हो जाते हैं। मेरी इज्जत आबरू को ठेस पहुंच जाती है तो मैं पीक्ड फील करता हूँ कभी कभी। एनआईए ने अपील की है सुधा भारद्वाज के बेल ऑर्डर के खिलाफ, और उनका ये अपील करना जो है, ये दर्शाता है कि वो बैल वाले दिमाग के सिर वाले हैं। यानी एनआईए बैल दिमाग है उनका। In filing a quick appeal against the grant of statutory bail to lawyer activist Sudha Bharadwaj, the NIA has displayed nothing but pique and petulance over a well-reasoned order of the Bombay High Court. जल्दी से अपील फाइल करने के पीछे जो स्टैट्यूटरी बेल दी गई है लॉयर एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को, उसके खिलाफ जल्दी से अपील फाइल करने के पीछे एनआईए ने ये डिस्प्ले किया है कि वो पीक्ड है और पेटुलेंट है एक वेल रीजन ऑर्डर के बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट के। यानी कि उसके इज्जत को ठेस पहुंच रही है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है, उसकी इज्जत आबरू को ठेस पहुंच रही है। अच्छा, हमारे केस में कैसे बेल हो गई, और पेटुलेंट फील कर रही है, बच्चों की तरह चिड़चिड़ा रही है। पेटुलेंट मतलब बच्चों की तरह गुस्सा कर रही है, पीक मतलब वो ठेस पहुंच रही है, चिड़चिड़ा रही है, क्योंकि बहुत वेल रीजनड ऑर्डर बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। Bail order itself is a much delayed relief, considering that the right to default bail had accrued to her as early as January 2019 on completing 90 days in prison, and when there was neither a charge sheet nor a lawful order extending the time limit for filing it from 90 to 180 days. ये बेल ऑर्डर स्वयं ही जो आया है, ये काफ़ी डिले से एक तरह का राहत उनको आई है। अगर इस बात को ध्यान में रखें कि जो उनका जो अधिकार था कि उनको ऑटोमेटिक बेल मिल जानी चाहिए थी, ये अधिकार उनको अप्रूव कर चुका था जनवरी 2019 में ही, जब उन्होंने प्रिजन में 90 डेज पूरे कर लिए थे, और जबकि उनके खिलाफ कोई भी चार्जशीट नहीं थी और ना ही कोई लॉफुल ऑर्डर था जो कि उनके प्रिजन के टाइम लिमिट को, जो कि मतलब अपील जो चार्जशीट के फाइल करने के टाइम लिमिट को 90 दिन से 180 दिन पे बढ़ाए।
तो चूंकि जब चार्जशीट नहीं होती है जब और 90 दिन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक बेल हो जानी चाहिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधानों के अनुसार। और ये जनवरी 2019 में हो गया था, लेकिन तब भी उनको बेल नहीं दी गई। और अब जब बेल आई भी है बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर से, ऑटोमेटिक बेल भी उनको डिनाई करने के बाद उस पर भी इन्होंने अपील फाइल कर दी। The High Court is right in concluding that the Sessions Court had no jurisdiction to grant such an extension, and subsequently take cognizance of the charge sheet filed in February 2019, when a duly constituted special court under the NIE Act was already functioning in Pune. हाई कोर्ट सही है इस कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए कि करने में कि जो सेशन कोर्ट था उसके पास कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं था कि वो 90 दिन से बढ़ा के 180 दिन का एक्सटेंशन ग्रांट कर दे चार्जशीट फाइल करने के लिए, और फिर बाद में चार्जशीट का कॉग्निजेंस भी ले ले जो कि फरवरी 2019 में फाइल की गई थी कोर्ट, इस सेशन कोर्ट में। जबकि एक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल कोर्ट एनआईए एक्ट में मौजूद था जो पहले ही फंक्शन कर रहा था पुणे में। तो जब एनआईए एक्ट में जब स्पेशल कोर्ट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है उस टाइम किसी सेशन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं रहता। तो अगर सेशन कोर्ट ने 90 दिन से बढ़ा के 180 दिन किया तो वो ऑर्डर इलीगल है उनका। फर्दर द कोर्ट हैज गिवन द बेनिफिट ऑफ डिफॉल्ट बेल, an indefeasible right under section 167(2) of CRPC that arises when the investigating agency fails to submit its final report within the stipulated period only to Ms. Bharadwaj, as only her application was pending at that time, while 8 others had not specifically sought bail on that ground, even though they had questioned the legality of the manner in which the court had taken cognizance of the case against them. और फर्दर और भी बात यह है कि कोर्ट ने डिफ़ॉल्ट बेल का जो बेनिफिट है वो दिया है, जो कि एक ऐसा अधिकार है जो कि 167(2) जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन है उसके अंदर वो अधिकार दिया जाता है। और उस अधिकार को आप डिफीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सेक्शन के अंदर दिया गया है। और जो अराइज करता है जब जो अधिकार तब अराइज करता है जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने में फेल हो जाती है जो स्टिपुलेटेड पीरियड है 90 डेज का उसके अंतर्गत। और ये डिफ़ॉल्ट बेल का जो बेनिफिट है वो केवल मिस भारद्वाज का दिया गया है क्योंकि उन्हीं की जो एप्लीकेशन थी उस वक्त पेंडिंग थी बेल के लिए, जबकि जो दूसरे 8 लोग हैं उन्होंने इस ग्राउंड पे बेल नहीं मांगी थी कि ऑटोमेटिक बेल के वो हकदार हैं। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया था केस का उनके खिलाफ उसकी लीगलिटी पे उन्होंने क्वेश्चन जरूर उठाया था। On this case law favors the view that if one fails to seek statutory bail at the appropriate time and a charge sheet is laid subsequently, the right to default bail is extinguished. इस मुद्दे पर जो केस लॉ है यानी सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं या हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वो इस व्यू को फेवर करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है स्टैट्यूटरी बेल नहीं मांगता उपयुक्त समय पर और उसके बाद चार्जशीट ले कर ली जाती है उसके खिलाफ, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट बेल का जो राइट है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि वो जो बाकी 8 लोग हैं उन्होंने डिफ़ॉल्ट बेल मांगा ही नहीं था, तो उनको डिफ़ॉल्ट बेल नहीं मिलता, अधिकार नहीं था। लेकिन सुधा भारद्वाज ने डिफ़ॉल्ट बेल मांगा है और वो हकदार है डिफ़ॉल्ट बेल की क्योंकि समय से चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी और जो भी एक्सटेंशन दिया गया था 90 डेज से 180 दिन का वो ऐसे कोर्ट के द्वारा दे दिया गया जिसका अधिकार ही नहीं है उस देने का। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने उनको
ऑटोमेटिक बेल का अधिकार प्रदान करते हुए ऑर्डर कर दिया है। उस पर एनआईए अपील में चली गई है। NIA's appeal exemplifies the hardline approach of the Union government prosecuting the Bhima Koregaon case under the Unlawful Activities Prevention Act based on the dubious premise that some violent incidents that occurred in the aftermath of the Algar Parishad event on December 31st, 2017 were part of a sinister Maoist conspiracy. एनआईए की जो अपील है वो इस बात का एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जो हार्ड लाइन अप्रोच यूनियन गवर्नमेंट की है, जिसमें वो भीमा कोरेगांव केस में प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, जो कि एक डाउटफुल आधार पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है कि कुछ वायलेंट इंसिडेंट जो हुए थे अलगार परिषद इवेंट के बाद में, जो अलगार परिषद इवेंट जो दिसंबर 31 2017 को हुआ था, उसके बाद जो भी वायलेंट इंसिडेंट्स कुछ हुए हैं वो एक सिनिस्टर यानी कि जो छुपा के कॉन्स्पिरेसी की जाती है और खतरनाक कॉन्स्पिरेसी होती है, माओइस्ट कॉन्स्पिरेसी है। A local investigation against the attack on a commemoration event organized by Dalits transmogrified into an anti-terrorism probe. एक लोकल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, स्नादी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, जो कि जब अटैक हुआ था एक यादगार वाले इवेंट में, किसी को जैसे याद करते हैं हम लोग जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको उसकी याद में जो इवेंट हुआ है जो ऑर्गेनाइज किया गया था दलित्स के द्वारा, उसके उसमें जो अटैक किया गया उस पर जो लोकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा था उसको एंटी टेररिज्म प्रोब में बदल दिया गया। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट दैट आफ्टर कन्विंसिंग द सुप्रीम कोर्ट that it was not a case of suppression of political dissent, Center pursued the probe vigorously and got bail denied to everyone, save for a temporary respite on medical grounds to Telugu poet activist Varavar Rao. सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने के बाद कि ये ऐसा केस नहीं था जिसमें कि राजनीतिक रूप से जो हमारे विरोधी हैं उनको सप्रेस कर रहे हैं हम, या जो हमसे एग्री नहीं करते उनको सप्रेस कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, तो सेंटर ने इस इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी विगरसली परस्यू किया और उन्होंने यानी जोशो खरोश से इस इन्वेस्टिगेशन को परस्यू किया और बेल को डिनाई करवा दिया सबको, सिवाय एक टेम्पररी कुछ समय के लिए जो राहत मिली थी मेडिकल ग्राउंड्स पे तेलुगु पोएट एक्टिविस्ट वरावर राव को। देयर इज ऑल्सो नो साइन ऑफ एन अर्ली ट्रायल, एक जल्दी मुकदमे का भी कोई निशान नहीं है। वन ऑफ दोज हेल्ड फादर स्टैन स्वामी succumbed to illness exacerbated by prison conditions. जिनको जेल में बंद किया गया था उनमें से एक जो थे जिनका नाम है फादर स्टैन स्वामी, वो बीमारी की वजह से मृत्यु उनकी हो गई क्योंकि उनकी बीमारी जो थी और बढ़ा दी गई थी प्रिजन कंडीशंस की वजह से। जो भी हालात थे प्रिजन में उसकी वजह से। There are reports that some of the purported evidence in this case may have been planted remotely on their devices. ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि जो कहा जा रहा है कि ऐसा एविडेंस है ऐसे केस में कि वो जो एविडेंस है उसको प्लांट किया गया उनके डिवाइसेस में और रिमोटली प्लांट किया गया, यानी बाहर से एक्सेस करके उस एविडेंस को प्लांट कर दिया गया। और ये इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट कोर्ट सीम टू बी कंसिडरिंग बेल ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड इन दिस वन केस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफॉल्ट। तो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कोर्ट जो है ऐसा प्रतीत होता है कि बेल को केवल मेडिकल ग्राउंड पे कंसिडर कर रहे हैं और इस एक केस में इन्होंने डिफॉल्ट के ग्राउंड पे कंसिडर किया है
और कहने का मतलब कोर्ट को बेल तो नॉर्मली दे ही देना चाहिए, इसके लिए मेडिकल ग्राउंड की क्या ज़रूरत है, या केवल डिफ़ॉल्ट के केस में क्यों दिया जाएगा बेल? It is time that they examined the merit behind the sweeping claims in the charge sheet, and also took heed of Supreme Court judgments that have granted bail even under UAPA if the trial is unlikely to be completed in the foreseeable future. समय आ गया है कि कोर्ट जो है उस मेरिट को भी एग्जामिन करे। तो चार्ज शीट पे स्वीपिंग क्लेम्स किए गए हैं, बिल्कुल जो फोकस क्लेम नहीं है, एकदम एक साथ पूरे पे बिना सोचे समझे बड़े बड़े स्वीपिंग क्लेम्स कर दिए गए हैं, दावे कर दिए गए हैं। और यह भी इसके लिए भी समय आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं इस इशू के ऊपर उनका भी ध्यान में रखा जाए। जिन्होंने पहले बेल दे दिया है, एक ऑर्डर लेकर के बाद, यूएपीए में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने बेल दिया है। अगर इस आधार पे कि ट्रायल जो है वो मुकदमा के आगे फ्यूचर में, जो दिखने वाले फ्यूचर में कंप्लीट होने का चांस नहीं है, इस ग्राउंड पे बेल दिया है। ये भी ग्राउंड हो सकता है कि अगर मुकदमा कंप्लीट होने का चांस नहीं है तो बेल दे दिया जाए।